ये बात है लीबिया के रेगिस्तान की। बीस अक्टूबर 2011 एक 69 साल का आदमी एक गटर के अंदर छुपा हुआ था और हाथ पैर जोड़कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। The golden pistol he said he'd taken from Gaddafi. This is a golden gun that Gaddafi tried to defend himself with in his last days on Earth. ये वही आदमी था जो खुद को किंग ऑफ अफ्रीका कहता था। ये वही आदमी था जिसने अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह पर जवाब दिया था और अरब लीडर से सबके सामने कह दिया था कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं। और ये इंसान था मुअम्मर गद्दाफी। Mad dog of the Middle East. लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो खुद को अफ्रीका का बादशाह बताने वाला इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भीख मांग रहा था? मुझे जाने दो मैंने क्या किया है, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है। ये लफ्ज मुअम्मर गद्दाफी के आखिरी लफ्ज हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान को बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है तो वो खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है। कई बार वो छोटी गलतियां करता है, कई बार बड़ी गलतियां करता है, लेकिन कई बार ताकत के नशे में वो कुछ ऐसी गलतियां करता है जो उसे सीधा मौत का रास्ता दिखाती हैं। 1942 लीबिया सिरते के करीब एक गरीब खानदान में एक बच्चा पैदा होता है, मुअम्मर गद्दाफी। गरीब परिवार, टेंट, ऊंट, लेकिन ख्वाहिशें बहुत बड़ी। जब वो स्कूल जाता था, जब पढ़ाई करता था तो उसका दिल गुस्से से भर जाता था जब वो सुनता था कि उसका मुल्क लीबिया किंग इदरीस की हुकूमत में है और वो किंग इदरीस अमेरिका का एक पपेट लीडर है। 1959 लीबिया में मैसिव ऑयल डिस्कवर होता है और धीरे धीरे लीबिया के लोग अमीर हो रहे थे, लेकिन सिर्फ किंग इदरीस और उसके आसपास के लोग, क्योंकि जितना भी तेल जो लीबिया में था उसका कंट्रोल इनडायरेक्टली अमेरिका और फ्रांस के पास था। वो पैसा जो लीबिया में आ रहा था वो वहां की आवाम के पास जा ही नहीं रहा था। वहाँ भूखमरी थी, गुर्बत थी और वहाँ की आवाम दर दर की ठोकरें खा रही थी। और इस किंग इदरीस से वहाँ के लोग अब बस परेशान हो गए थे। वहाँ के लोगों के पास प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था और ये रेबल मूवमेंट इतनी तेजी से आगे बढ़े कि सबकी उम्मीद अब लीबियन आर्मी से हो गई कि आर्मी कुछ करेगी। और 1 सितंबर 1969 लीबिया की आर्मी ने पार्लियामेंट, रेडियो स्टेशन और हर एक लीबियन एयरपोर्ट पर अपना कंट्रोल ले लिया और पपेट लीडर किंग इदरीस को उसके तख्त से हटा दिया। और इसके बाद एक अनाउंसमेंट होता है और पूरी लीबिया को बल्कि पूरी दुनिया को पता चलता है कि 70 ऑफिसर्स के साथ किंग इदरीस का तख्त पलट करने वाला कैप्टन 27 साल का मुअम्मर गद्दाफी है। मेरे अजीज हमवतनों, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। इस 27 साल के गद्दाफी से सारी आवाम एक्चुअली बहुत इंप्रेस थी। इवन अब यही लीबिया की कमांड संभालता है और पूरे ऑयल रिजर्व्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और फिर शुरू होता है एक नया दौर। गद्दाफी कहता है कि ऑयल का पैसा हर लीबियन का हक है। फ्री एजुकेशन प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक, फ्री हेल्थ केयर, फ्री हाउसिंग, हर शहर में एक हॉस्पिटल। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और वाकई लीबिया के हालात सुधर भी रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। मुअम्मर गद्दाफी अफ्रीका का बड़ा लीडर बन रहा था और इसी वक्त गद्दाफी ने अपनी एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम उसने खुद ग्रीन बुक रखा था। इस बुक में उसने अपनी कुछ पॉलिटिकल फिलॉसफी लिखी थी और कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स लिखे थे कि ये कानून पूरी दुनिया में लागू हो। गद्दाफी की नजर में वो खुद को एक बहुत बड़ा और महान लीडर मानता था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक शेर होता है तो उसके ऊपर एक सवा शेर होता है और वो सवा शेर था इराक का नया लीडर सद्दाम हुसैन। एक नया, फ्रेश और कॉन्फिडेंट लीडर, बट इनडायरेक्टली अमेरिका का पपेट। अमेरिका के कहने पर अपनी नेबर कंट्री ईरान पर अटैक कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सद्दाम हुसैन, मुअम्मर गद्दाफी और सारे अरब लीडर्स जानते थे कि ये अमेरिका की चाल है। लेकिन इसके बावजूद सारे अरब बादशाह दिल खोलकर सद्दाम हुसैन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन गद्दाफी को ये पता था कि ये सब अमेरिका का मास्टर प्लान है और सद्दाम हुसैन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पर यह सब कर रहा है। मुअम्मर गद्दाफी सद्दाम के पास अपना पैगाम पहुंचाता है और कहता है कि पूरी दुनिया को पता है कि तुम ये वॉर अमेरिका के कहने पर कर रहे हो और बेहतर यही होगा कि तुम इसको यहीं रोक दो। और इसके जवाब में सद्दाम क्या कहता है, हमारे जो लोग मरेंगे उनकी मंजिल शहादत होगी और तुम्हारा और ईरान का हाल तुम्हारे बाप की तरह ही होगा। और जब सद्दाम हुसैन का ये मैसेज गद्दाफी के पास पहुंचा तो उसने अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और उस मीटिंग का मेन टॉपिक यही था कि हम किस तरह ईरान की मदद कर सकते हैं। तो गद्दाफी के एक ऑफिसर ने खड़े होकर कहा, नस्ततिउ अन नुरसिल असलिहत सिरान व नुरसिल सफुन अश-शहान व तुम मिलूहु फलियान, यानी हम ईरान को वेपन भेज सकते हैं, फंडिंग कर सकते हैं और अपनी कुछ कार्गोज ईरान की तरफ भेज सकते हैं और इससे हम सद्दाम हुसैन को एक करारा जवाब देंगे।
लेकिन करीब 20 दिन बाद अमेरिका का एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इसके पीछे भी लीबिया और गद्दाफी का हाथ। लेकिन गद्दाफी के अकॉर्डिंग उन्होंने अमेरिका से बदला लिया था। लेकिन कैसा बदला? तो दरअसल इस प्लेन क्रैश से कुछ वक्त पहले अमेरिका ने भी ईरान का एक पैसेंजर प्लेन क्रैश करवाया था और गद्दाफी के अकॉर्डिंग उसने इसी चीज का बदला लिया था। लेकिन गद्दाफी ने अब डायरेक्ट अमेरिका से पंगा लिया था और जैसे अमेरिका की शुरू से आदत रही है कि जब भी किसी देश से रिश्ते खराब हों तो सैंक्शंस लगा दो, ऐसे ही लीबिया पर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गद्दाफी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रही थी, लेकिन मुअम्मर गद्दाफी अपनी ही दुनिया में था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसता था, दुनिया के लीडर्स के सामने अजीब ही स्टेटमेंट देता था, किसी भी देश के दौरे पर जाता तो वहां टेंट लगाकर बैठ जाता, अपनी 400 फीमेल बॉडीगार्ड्स के साथ घूमता रहता और वह ऐसी स्टूपिड हरकतें कर अपने साथ साथ पूरी कम्युनिटी की इंसल्ट करवाता। बट वेट, आपको क्या लगता है इतना सब कुछ होने के बाद अमेरिका चैन से बैठ जाता? अमेरिका को गद्दाफी से ज्यादा सद्दाम हुसैन से खतरा था और अभी अमेरिका पूरी तरह सद्दाम को खत्म करना चाहता था। बट एक डाउट अब भी आता है कि ये जो सद्दाम हुसैन और अमेरिका, ये तो बहुत अच्छे दोस्त थे। अमेरिका के कहने पर सद्दाम ने ईरान पर अटैक भी करवाया था। तो ये जो सद्दाम हुसैन की स्टोरी है ये बहुत लंबी है, इस पर फ्यूचर में एक अलग वीडियो बन सकती है और होपफुली बनेगी भी। अभी के लिए आप इतना जानो कि अमेरिका ने इराक पर अटैक कर सद्दाम हुसैन को कैप्चर कर लिया। Saddam Hussein and his criminal regime will not return. और जहां पूरी दुनिया सद्दाम के खिलाफ थी, वहीं उसका साथ दिया उसके पुराने दुश्मन मुअम्मर गद्दाफी ने। हमेशा पॉलिटिक्स में, सियासत में वक्त के साथ साथ दोस्ती दुश्मनी बदलती है और ये इस चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल था। गद्दाफी ने अपने नेटवर्क का यूज करके पूरी कोशिश करी कि सद्दाम को बचा लिया जाए। इवन गद्दाफी की बेटी ने सद्दाम हुसैन का केस लड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद मुअम्मर गद्दाफी सद्दाम को बचा नहीं पाया और एट द एंड सद्दाम को फांसी की सजा सुना दी गई। सद्दाम शमकन हद्दल मौत। मुअम्मर गद्दाफी देख चुका था कि किस तरह सद्दाम हुसैन का हाल हुआ है और अब वो बहुत अच्छे से जानता था कि सद्दाम के बाद अमेरिका का अगला टारगेट गद्दाफी ही है। लेकिन गद्दाफी ने अमेरिका के डर से ये वादा किया कि वो कभी भी एटॉम बॉम्ब नहीं बनाएगा, एटम बॉम्ब बनाने की कोशिश करेगा। इसके बाद गद्दाफी कुछ सालों तक अमेरिका से बहुत अच्छे रिलेशन में रहा और धीरे धीरे लीबिया की जो इकोनॉमी गिर रही थी उसे ऊपर लेकर आया। लेकिन फिर करीब 2 साल बाद गद्दाफी ने अनाउंस करा कि अगर किसी भी अफ्रीकन कंट्रीज से किसी को तेल खरीदना है तो उसे डॉलर के बदले गोल्ड में ट्रेड करना होगा। और इस अनाउंसमेंट के बाद तो पूरे अफ्रीका में मुअम्मर गद्दाफी एक हीरो बन चुका था और गद्दाफी को कहा जाने लगा द किंग ऑफ किंग्स ऑफ अफ्रीका। इस अनाउंसमेंट के बाद अरब लीडर्स की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मुअम्मर गद्दाफी ने सबके सामने सभी अरब लीडर्स से कहा कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है और असली अरब लीडर मैं हूं, मैं मुअम्मर गद्दाफी, द किंग्स ऑफ अफ्रीका। कुछ समय बाद गद्दाफी यूएन की मीटिंग में गया और वहां जाकर स्पीच दी कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल का नाम चेंज कर द काउंसिल ऑफ डेविल रखना चाहिए और एक छोटी नोटबुक यूएन सेनेटर के पास फेंक कर बोला कि ये लो, इसमें मैंने लिख दिया है इजराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन। ये स्पीच तो गद्दाफी ने फ्लो में दे दी थी, लेकिन अब उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लीबिया के दोनों पड़ोसी देश ट्यूनीजिया और इजिप्ट की गवर्नमेंट अमेरिका ने कोलैप्स करवा दी और अब बारी लीबिया की थी और पब्लिक को गद्दाफी के खिलाफ मैनिपुलेट किया गया और लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए उसने बहुत लोगों को बहुत बेरहमी से मरवाया। लेकिन जब ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट गद्दाफी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो अमेरिका ने अपने जेट्स लीबिया भेजे और गद्दाफी के घर पर अटैक करवा दिया और लीबिया के कैपिटल को तबाह कर दिया। गद्दाफी ने अपनी बेटी आयशा, जिसने सद्दाम हुसैन का केस लड़ा था, उसे लीबिया से जल्द निकलने का ऑर्डर दिया और खुद अपने कुछ लोगों के साथ गायब हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद नाटो के एक जेट को 75 आर्मर कार्स एक साथ दिखी जिसमें मुअम्मर गद्दाफी, उसका बेटा और उसके कुछ लोग बैठे थे। इस जेट ने उन 75 कार्स पर अटैक करना शुरू कर दिया और पीछे अमेरिका को इन्फॉर्म भी करा और इन 75 कार्स के पीछे लीबिया की कुछ गाड़ियां भी पड़ी थी। जब गद्दाफी ने देखा कि अब बचना बहुत मुश्किल है तो वो गाड़ी से उतरकर एक गटर के पाइप में छुप गया। लेकिन रेबल्स ने उसे घसीट कर गटर से बाहर निकाला और उसी की सोने की गन से उसे वहीं मार दिया। और आज की डेट में लीबिया की हालत बद से बदतर है। यही थी मुअम्मर गद्दाफी की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री। इसको बनाने में करीब मेरे 15 दिन के एफर्ट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।